बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही बेटे? जवाब दें। ओके, चलें जी बेटा। टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें हमने कुछ बातें सीख ली थी, जिसमें गैल्वानिक सेल को डिस्कस किया था हम लोगों ने, और बेटा साथ में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वगैरह के रूल सीखे थे। कुछ टॉपिक उसमें से रह गए थे जो इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। दो टॉपिक रह गए थे, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये उसी के टॉपिक में से आज इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आज हमने टॉपिक जो बाकी पढ़ने वो क्या है बेटा? बेटा अगर उसकी फहरिस्त देखें तो उसमें हमने आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे मॉल्टन और एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स की, फिर बेटा बैलेंसिंग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन से। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आपको बेटा एमडी कैट में आएगा। तो आइए पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें जो दो टॉपिक थे उसको हम बेटा कवर करते हैं। फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा देखिए, जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड किया जाना होता है तो हम क्या करते थे बेटा, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ उसको कपल करते थे। जैसे गिल्वानिक सेल में अगर गौर करें तो जिंक सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट वाला इलेक्ट्रोड लगाया बेटा, जिंक के साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड बेटा हमने कब कपल किया और गिल्वानिक सेल बनाया। बेटा बार बार क्या हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड बदलते रहेंगे? बेटा नहीं। केमिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड बना लिया जाए कि उसके साथ जब भी किसी इलेक्ट्रोड को जोड़ें, कपल करें, हम उसका पोटेंशियल फाइंड कर लें। बेटा सच इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एब्रिविएटेड एज शीजी। बेटा शी बेसिकली एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका मकसद क्या है? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। बेटा ये है क्या? कहते हैं बेसिकली एक बीकर है, उसमें हम एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं बेटा, उसके आगे एक प्लैटिनम की फॉइल लगाते हैं जो कि प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम से बनी होती है बेटे, और उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब इन्वर्ट करेंगे लाइक दिस वन जी, और यहाँ पे एक ओपनिंग है बेटा। इस ग्लास ट्यूब में से हम लोग बेटा यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करते हैं, और यहाँ इस बीकर में बेटा देयर इज दी 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, सर प्लैटिनम वायर क्यों? चले पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। कहते हैं ये कंसिस्ट होता है प्लैटिनम फॉइल जो कि कोटेड होती है विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक। बेटा ये फाइनली डिवाइडेड क्यों? बेटा इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक है। बेटा जब भी फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस यूज करेंगे ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए काम आता है। बेटा पाउडर फॉर्म या फाइनली डिवाइडेड को पाउडर फॉर्म बोलते हैं बेटा। प्लैटिनम को पाउडर का इसके ऊपर बेटा प्लेट किया हुआ है, इसके ऊपर साथ हमने इसको बेटा मर्ज किया, अमलगम बनाया बेटा। अमलगम कह सकते हो, इम्प्रेजनेट किया, ये शब्द रहेगा बेटा, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके रिएक्शन के लिए। इसे हमने सस्पेंड किया 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। अब सवाल ये पैदा हुआ, सर ये प्लैटिनम वायर यूज क्यों की? और बेटे मेरी बात सुनो गौर से, जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बना था? हमने क्या कहा, हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक का रॉड डिप किया था, अगर तुम्हें याद हो बेटा। जब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया तो हमने क्या किया, 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया बेटा इसमें, और बेटे साथ इसमें कॉपर का रॉड डिप किया। बेटा जब भी किसी चीज का इलेक्ट्रोड बनाना होता है हम उसका आयनिक सॉल्यूशन लेंगे 1 मोलर, और उसमें उसका रॉड, उसका बेटा सॉलिड फॉर्म डिप करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है, हाइड्रोजन का 1 मोलर सॉल्यूशन तो H पॉजिटिव आयन का ले लिया हमने HCl की फॉर्म में, लेकिन इसका सॉलिड रॉड कहां से लाए भी? हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, तो बेटा लिहाजा हम सॉलिड रॉड नहीं लगा। जैसे बेटा जिंक वाले में जिंक का रॉड लगाया, कॉपर में कॉपर रॉड लगाया, ये सॉलिड में अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। बेटा जब भी कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिसमें सॉलिड रॉड रूम टेम्परेचर प्रेशर पर बेटा या स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर पर अवेलेबल ना हो तो हम वहां पे प्लैटिनम वायर यूज करते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वो तमाम इलेक्ट्रोड्स जिनमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इलेक्ट्रोड अवेलेबल नहीं होता, हम उसमें प्लैटिनम वायर को यूज किया जाता है एज एन इनर्ट टर्मिनल। बेटा ये बेसिकली कंडक्टर का काम करेगा और ये अटेनमेंट फैसिलिटेट करेगा और बिटवीन द गैस एंड द आयंस। बेटा यूं कहूंगा, इट इज बेसिकली द इनर्ट टर्मिनल। इनर्ट टर्मिनल जी, देखें ना, जब भी हम इसको किसी सेल से किसी भी इलेक्ट्रोड से कपल करेंगे तो एक्सटर्नली वायर किससे कनेक्ट करेंगे? बेटा उस कनेक्शन के लिए हम इस प्लैटिनम को इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है हम इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बबल करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और बेटा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बिटवीन H पॉजिटिव आयंस एंड H2 बेटा। और जब भी इस सेल की हम लोग
कहते हैं जी पोटेंशियल क्या है, तो इसका पोटेंशियल हम आर्बिट्रेरली जीरो लेंगे। और ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा एफएससी में आ चुका, एंट्रेंस में आ चुका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा याद रखिएगा, द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरली टेकन एज जीरो। बेटा क्यों? अब इसकी वजह बुक लिखती है, बिकॉज opposing reactions are taking place in equal rate। बेटा opposing reactions equal rate पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। opposing reactions कौन से होंगे जरा देखिएगा बेटा, अगर मैं को मेरे पास H पॉजिटिव आयंस है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये बनाएंगे बेटा जी हमारे पास H2। बेटा ये opposing reactions equal rate पे हो रही होंगी। बेटा जिस रेट पे ऑक्सीडेशन उसी रेट पे रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब हुआ द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज आर्बिट्रेरली टेकन एज जीरो। अब बेटा इसका मकसद क्या था, जैसे मैंने भी बात की कि शी का मकसद क्या है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। कैसे मेजर करेंगे बेटा, हम एक तरफ शी ले लेंगे, लेट अस कंसीडर, ये देखिए बेटा मैंने जिंक का पोटेंशियल फाइंड किया। बेटा मैं इधर लूंगा वही गैल्वानिक सेल बनाऊंगा, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें जिंक का रॉड डिप करूंगा लाइक दिस वन बेटा। और एक तरफ बेटा मैं लूंगा जी क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बेटा मैंने शी ले लिया, यहाँ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, बिल्कुल वही वाली बात जी। ये बेटा प्लैटिनम की वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा जी हम इसकी गैस को इंसर्ट करेंगे फ्रॉम दिस वन जी, ये हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और इसको एक्सटर्नल वायर से बेटा कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस वन जी। रास्ते में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ वही सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, यानी एक गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश कर देंगे उस इलेक्ट्रोड के साथ शी का, जिसका हमने पोटेंशियल फाइंड करना है जी। बेटा अगर मैंने कॉपर का फाइंड करना है, यहाँ पे कॉपर से कॉपर का रॉड लगा देंगे, यानी जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है उसे हम शी के साथ कपल करेंगे, और यूं बेटा हमारा काम बन जाता है जी। यहां तक हम सब डिस्कस करें, अदर मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। शाबाश, जल्दी बोले बोले बोले। ओके चलो बेटा, दो बातें सुन भी लो लिख भी लो। अभी इंशाल्लाह मैं सीरीज को डिस्कस करूंगा, सीरीज आपने एफएससी में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं ये दो स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, जरूर सुनिएगा बेटा। सवाल कैसे आता है यार, एक तो ये सारी बातें मैंने बता दी, ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड ही थे। सवाल ये आएगा, मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, उसे शी के साथ कपल कर दिया, इलेक्ट्रोड लिया शी के साथ कपल कर दिया, ये बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तीन सवाल बोले बेटा। मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को, कोई भी XYZ इलेक्ट्रोड है मेरे पास, मैंने इसको शी के साथ कपल किया, कपल करने पर मुझे ये देखना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा दो बातें सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देख लीजिए आपकी मर्जी है। पहली बात लिख लें, if she is coupled with an electrode, if she is coupled with an electrode above hydrogen in electrochemical series। बेटा मैं लिखता हूं इस बात को जी, अगर if she is coupled with electrode, पहली ऑप्शन above hydrogen in electrochemical series। बेटा अगर मैं शी को कपल करता हूं किसके साथ, किसी ऐसे इलेक्ट्रोड जो बेटा above hydrogen in electrochemical series, तो बेटा फिर याद रखना यहां पे coupled electrode will be anode। बेटा जो coupled electrode वो एनोड बनेगा, and she will be कैथोड, शी कैथोड होगा बेटा जी। और बेटा आप याद रखना करंट हमेशा एनोड से कैथोड मूव करेगा, यानी बेटा करंट का डायरेक्शन, जो करंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्रॉम द कपल्ड इलेक्ट्रोड टू शी। और बेटा मैं लिखता हूं द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कपल्ड इलेक्ट्रोड टू शी। बेटा ये बात आपने याद रख लेनी है, पहली बात होगी जनाब। अच्छा अब दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये कहता है कि अगर मैंने शी को कपल किया बेटा किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जो बिलो है हाइड्रोजन से, जो बिलो है बेटा हाइड्रोजन से। बेटा सेकंड पॉइंट जी, अगर इलेक्ट्रोड बेटा बिलो हाइड्रोजन है, बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर याद रखना बेटा यहां पे जो शी है, शी विल बी एनोड। बेटा जो कपल्ड इलेक्ट्रोड है, कपल्ड इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड बनेगा बेटा जी। और करंट हमेशा बेटा जी एनोड से कैथोड जाएगा, यानी शी से
कपल्ड इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का फ्लो होना है। तो ये बेटा चंद बातें थी जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख भी दी हैं, बता भी दी हैं। फिर सुन लें, अगर शी को ऐसे इलेक्ट्रोड से कपल करेंगे जो अबव हाइड्रोजन है तो शी विल बी कैथोड, और अगर बेटा शी को कपल किसी ऐसे इलेक्ट्रोड जो बिलो हाइड्रोजन है बेटा जो शी विल बी एनोड, और करंट हमेशा एनोड से कैथोड मूव करना है जी। दैट्स इट जी। कोई शक है तो बता दें, अदरवाइज मैं अगली 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 बात पे मूव करूंगा। जल्दी बोले जल्दी बोले बोले बोले। ये मैं बेटा गैल्वानिक सेल में पढ़ा चुका आपको कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता है बेटा जी। ठीक है, याद रखिएगा बेटी। ओके, आगे चले बेटा जी। तो जी बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। बेटा जब भी हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को लेकर के शी के साथ कपल किया तो बेटा हमने उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिटरमिन कर ली। बेटा रिडक्शन क्यों बोला, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला, बेटा वो भी बोल सकता हूं। याद रखना किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है यार, सेम वैल्यू होगी, लेकिन फर्क क्या है, साइन का फर्क है। अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा रिडक्शन में तो नेगेटिव होगी ऑक्सीडेशन, लेकिन वैल्यू सेम होती है बेटा। लेकिन रेफरेंस के तौर पे हम हमेशा आईयूपैक वाले ही कहते हैं कि हम हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करते हैं बेटा। तो जब भी बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, बेटा जो एक लिस्ट बनती है, सीरीज आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर सुन लें जी, जब हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को शी के साथ कपल किया तो हमारे पास उनकी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आई बेटा। उन वैल्यूज को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, छोटी से बड़ी तरफ आते गए। तो बेटा जो एक सीरीज बनी इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जितनी वैल्यूज बुक में दी गई है ना आपकी, एक सीरीज अब याद नहीं करनी, सीरीज सिर्फ वैल्यूज आपने याद करनी जरूरत, 2-3 मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको याद होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं करनी बेटा। वो जो सीरीज है बेटा उसके लिए कहता है जो वैल्यूज दी गई हैं इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दे आर ओनली एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या बेटा, 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहता है कि 3 कंडीशन है स्टैंडर्ड, एक टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, और दूसरा बेटा जी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। यानी 3 बातों पर बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है। कौन कौन सी, एक टेम्परेचर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा प्रेशर। अगर आप बेटा इनमें से किसी पैरामीटर को भी चेंज करोगे तो जो वैल्यूज बुक में दी गई हैं बेटा वो चेंज हो जाएंगी। जो बुक्स में जो लिटरेचर में वैल्यूज मौजूद है बेटा दे रिलेट ओनली टू द स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो द चेंज इन टेम्परेचर or concentration or pressure obviously will change the values of the electrode potential of different electrodes। ये तो खैर बात होगी जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है बेटा। अब आइए हम बात करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस को लेकर के, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले थोड़ा बोर्ड रेज कर लूं क्योंकि एप्लीकेशन बोर्ड पे समझाने वाली हैं। तो एक बोर्ड रेज कर लें, 1 मिनट को ऑफा करूंगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। पहली एप्लीकेशन पढ़ाता हूं इंशाल्लाह आपको। ओके जी, वेलकम बैक बेटा। पहली एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और साथ ही दूसरी भी बेटा डिस्कस करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। बेटा ये 2 एप्लीकेशन बेटा इकट्ठी पढ़ा रहा हूं, अब आपने इसको समझना है, सुनना है गौर से। मैं आपके लिए बोर्ड पे 2 रिएक्शन बेटा मेंशन करता हूं, जरा देखें कौन कौन से। मैं कहता हूं मेरे पास जनाब कॉपर है, मैंने जिंक सल्फेट में डाला इसको, और डालने पर बेटा जी मेरे पास बना कॉपर सल्फेट और जिंक जी। एक रिएक्शन मैंने आपको लिखा, एक और लिखता हूं बेटा यहाँ पे मैं। सपोज करें मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, मेरे पास जिंक था, मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और बेटा मेरे पास बना जनाब जिंक सल्फेट और कॉपर। बेटा इक्वेशन को देखें तो दोनों रिएक्शन फिजिबल लग रहे हैं, ऐसा ही कि दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन बेटा इनमें से एक पॉसिबल है एक पॉसिबल नहीं है। कैसे पता चलेगा बेटा, याद रखना जब भी आपको सेल की वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, यानी इन और सेल्फ कैलकुलेट, बेटा उसका फॉर्मूला होता है इन और सेल is equal to E oxidation plus E reduction। बेटा ये फॉर्मूला। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिंक और कॉपर की ये वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा। ये 2 वैल्यूज ऐसे पेपर में आ सकती हैं, इससे ज्यादा कभी पेपर में पूछ नहीं सकता। बाकी सीरीज ऑप्शन कभी उसने कभी नहीं पूरी वैल्यूज बताओ बेटा। अब सुनिए गौर से क्या बात कर रहा हूं बेटा। अगर मैं कहूं जिंक, तो जिंक की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बुक में दी है बेटा जी -0.76 वोल्ट।
बेटा, और कॉपर की जो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू दी गई है बेटा वह जी 0 प्लस 0.34 वोल्ट जी। बेटा अब एक बात याद रख लो, अगर इसकी रिडक्शन इतनी है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू जो होगी सेम होगी, लेकिन फर्क क्या बेटा साइन का, जहां नेगेटिव तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का फर्क है। अब यहाँ पे इसकी मैं ई ऑक्सीडेशन अगर निकालना चाहूँ तो बेटा देखिएगा ये बनेगा -0.34 वोल्ट जी। ये मेरे पास बेटा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने क्या करना है, इन सेल इन रिएक्शंस की फिजिबिलिटी देखनी बेटा, तो इसके लिए बेटा हम इसकी ई नॉट सेल निकालेंगे, इसका भी और इसका भी। बेटा देखिएगा, अगर आप देखिए कॉपर यहाँ पे 0 है, जिंक यहाँ +2 है, यहाँ कॉपर +2 है, जिंक 0 है, तो बेटा तुम गौर कर सकते हो 0 से +2 हुआ बेटा, इंक्रीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बेटा ये +2 से 0 हुआ बेटा, डिक्रीज को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये बेटा हमारे पास 2 हाफ आ गए। अब मैं अगर इसकी सेल की ई नॉट फाइंड करना चाहता हूं बेटा, मैं पहले लूंगा ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कॉपर हो रहा है बेटा, कॉपर की ऑक्सीडेशन -0.34, तो मैं लिखूंगा -0.34। बेटा जिंक रिड्यूस हो रहा है, जिंक रिडक्शन है -0.76, तो बेटा आप देख सकते हो आंसर है -1.10 वोल्ट। अच्छा, अब मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा बेटा, यहाँ पे जिंक 0 है, कॉपर +2 है, यहाँ जिंक +2 है, कॉपर 0 है बेटा। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटे, और कॉपर यहाँ बेटा जी रिड्यूस हो रहा है। तो आप गौर कीजिए बेटा, मैं अगर यहाँ पे ई नॉट सेल फाइंड करना चाहूँ तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीडाइज क्यों ना जिंक, और जिंक की ऑक्सीडेशन देखिए कितनी बेटा +0.76, +0.76 जी। बेटा अब कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिडक्शन देखिएगा +0.34, बेटा आंसर आया 1.10 वोल्ट पॉजिटिव में आ गया बेटे। तो बेटे याद रखना, हमारी बुक कहती है वो रिएक्शंस जिनकी ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए बेटा, दीज रिएक्शंस आर फिजिबल जी, वो रिएक्शन फिजिबल होते हैं। लेकिन बेटा अगर किसी रिएक्शन की ई नॉट सेल नेगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। तो बेटा सिंपल सी बात होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हेल्प करती है ये फाइंड आउट करने में कि वेदर सम रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं बेटा। तो मैंने दो बातें की बेटा, अगर तो ई नॉट सेल नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता बेटा, अगर पॉजिटिव आई तो रिएक्शन इज फिजिबल। तो बेटा दो एप्लीकेशन पढ़ ली हमने, एक प्रेडिक्शन और द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरा बेटा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ और द वोल्टेज ऑफ द सेल जी। यहां तक किसी को इशू है तो डिस्कस करें, अदरवाइज बेटा मैं अगली बात पे मैं मूव करने जा रहा हूं। बोले बोले जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक बेटा एप्लीकेशन इसकी, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। बेटा बड़ी आसान बात है यार, बड़ी आसान बात है बेटा। किसी भी एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट दिए गए आपको और पूछा जिनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरे पास बेटे। आपने एलिमेंट की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू देखनी है। ई नॉट रिडक्शन बेटा क्या, अगर किसी भी एलिमेंट की ई नॉट रिडक्शन बेटा दो ही सूरत आ सकती हैं, या तो बेटा ग्रेटर वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू होगी, या बेटे स्मॉलर वैल्यू होगी। बेटा दो ही सूरतें, या ग्रेटर या लार्जर या स्मॉलर। बेटा जिसकी वैल्यू ग्रेटर हो रिडक्शन पोटेंशियल की, बेटा याद रखना द ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इट शोज दैट बेटा जी दिस एलिमेंट दिस इलेक्ट्रोड बेटा ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है बेटा, वो हमेशा नॉन मेटल होगा। बेटा नॉन मेटल्स में देखिए ई नॉट रिडक्शन का मतलब है, वैल्यू बड़े होने का मतलब है इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। बेटा इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, और बेटा जब गेन करेगा तो बेटा इट विल बी एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। बेटा खुद को रिड्यूस करने का मतलब है गेन इलेक्ट्रॉन करना, बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट टू बी रिडक्शन, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा। तो बेटा फिर सुन लीजिएगा, वो एलिमेंट्स जिनकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ग्रेटर होती है वो हमेशा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों बेटा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करेंगे, यानी दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। अच्छा दूसरी तरफ देखिएगा जरा बेटा, वो एलिमेंट्स जिनकी ई नॉट रिडक्शन बेटा स्मॉलर होती है बेटा, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, और बेटे इलेक्ट्रॉन कौन लूज करते हैं, बेसिकली बेटा मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन लूजर जी। तो ये मेटल्स होती हैं आमतौर पे बेटे, और याद रख लेना बेटा चूंकि ये मेटल्स हैं बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, खुद को क्या किया इन्होंने लूज करने पर ऑक्सीडाइज किया, तो बेटा बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो मैं कह सकता हूं ना बेटा कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स जी। जब बेटा जी नॉन मेटल्स जो हैं
दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर सुन, अगर किसी बेटी को कंफ्यूजन है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि आपने बेटा एप्लीकेशन में देखा कि जितनी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी बेटा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितनी स्मॉल होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटा सेकंड एप्लीकेशन होगी। तो इसलिए बेटा जी हम कहते हैं मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जबकि नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर तीसरी बात बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी। तो फिर वही बात जी बेटा, यही बात अगर मैं मेटल्स पे अप्लाई करता हूं, अगर एक मेटल की रेफरेंस से बेटा बात करूंगा बेटा, अगर किसी मेटल की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बेटा स्मॉलर है, या दूसरी बात क्योंकि बेटा ग्रेटर हो सकती है जी बेटा, अगर वैल्यू स्मॉलर है इसका मतलब ये हुआ बेटा इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगी। बेटा जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बेटा वो हमेशा अच्छी मेटल, हमेशा रिएक्टिव मेटल होगी बेटा, बिकॉज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। बेटा वो हमेशा रिएक्टिव होगी, दिस मेटल इज रिएक्टिव। बेटा जिसकी ग्रेटर होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगी, वो बेटा जी लेस रिएक्टिव होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। अगर दो मेटल्स का कंपैरिजन आ जाए, पूछे कौन रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, तो आप इसकी ई नॉट वैल्यू देखिए, रिडक्शन वैल्यू। बेटा जिसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो लेस रिएक्टिव, जिसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम वो मोर रिएक्टिव होगी जनाब। तीसरी बात बेटा रिएक्शन मेटल भी डाइल्यूट एसिड, बेटा बिल्कुल वही बात है, वो मेटल्स जिनकी वैल्यू स्मॉल होती हैं दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड से। बेटा वो हाइड्रोजन रिप्लेस करती हैं एसिड से, बेटा इजीली करेंगी। जैसे बेटा अगर मैं जिंक की बात करता हूँ, जिंक बेटा जी इजीली रिड्यूस करती है, बेटा रिप्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड जी। जैसे बेटा मैं कहूँ मेरे पास जिंक है, रिएक्शन हुआ HCl के साथ, तो आप देखो ZnCl2 और साथ में H2 बनाता है बेटा, तो ये सिंपल सी बात होगी। तो बेटा जिंक कैन इजीली रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड जी बेटा, क्योंकि इट हैज स्मॉलर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। लेकिन बेटा जैसे कॉपर की बात करता हूँ, बेटा कॉपर आमतौर पे रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता बेटा जी? सिंपल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? इट इज द ग्रेटर, इट इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो बेटा वो मेटल्स जिनकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम होती है वो रिएक्टिव, जिनकी ज्यादा होती है बेटा वो लेस रिएक्टिव। बात वही है पिछले वाली, लेकिन ये एसिड रेफरेंस बात की, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड जी। नेक्स्ट बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल फ्रॉम द अदर। बेटे याद रख लेना, याद रख लेना, वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव होती हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकती फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। द मेटल that is above in electrochemical series, it can displace the other metals from their salt solution that are below in electrochemical series जी। बेटा जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, बेटा कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। अभी मैं इंशाल्लाह सीरीज याद करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने ध्यान रख लेनी बात जी बेटा। लेकिन जिंक चूंकि ऊपर है, इट कैन डिस्प्लेस कॉपर, लिहाजा ये रिएक्शन फिजिबल हो गया। तो बेटा फिर सुन लें, वो मेटल्स जो ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती हैं, नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां तक कोई मसला तो पूछें, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन करके फिर मैं अगले टॉपिक मूव करने वाला हूं जी। बताएं कोई मसला तो पूछ लीजिए। बेटा नहीं, आपस में मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं यार। अब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, सपोज किया जिंक और कॉपर, दो इलेक्ट्रोड, दोनों मेटल्स हैं। अब दोनों की वैल्यू बेटा कंपेयर करोगे ना, मैं आपसे पूछूं जी कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा? तो आप देखिए जिंक और कॉपर की वैल्यू मैंने भी आपको दी है। देखिए जिंक की वैल्यू क्या लिखी थी बेटा मैंने 0.76 माइनस में, कॉपर क्या थी प्लस 0.34। अब मुझे आप बता दो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा? किसकी वैल्यू कम है बेटे? जिंक की। तो फिर ये क्या करेगा? जिंक इलेक्ट्रॉन, खुदा का वास्ता है, स्मॉलर वाला लूज करता है, स्मॉलर वाला लूज करेगा, ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। इतनी सी बात है बस। ठीक है बेटे, ये जी आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं बेटा। पहला एमसीक्यू, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जी। ये तो जल्दी से 2018 एमडीकैट में ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, जवाब आप बता दें, कई दफा आ चुका जी। क्या वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जी? जी 0 वोल्ट जी। बेटा हमने लिखा कि शी की वैल्यू आर्बिट्ररी 0 ली जाती है। शाबाश बेटा। 2010 में सवाल था, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जी। किसकी बेस पे किया जाता है जी? डेल्टा हाइड्रोजन स्केल। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया। 2015 में सवाल था जी, कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल जनाब। अब ये इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, लेकिन चूंकि याद नहीं है बेटा, इसका आंसर बनेगा हमारे पास बीटा जी, क्योंकि आयरन इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आयरन कॉपर को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है जनाब। बेटा जिंक नीचे है मैग्नीशियम से, ये नहीं करेगा। कैडमियम मैग्नीशियम से नीचे, ये भी नहीं करेगा। और बेटा कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए बीटा इज द आंसर। अब इंशाल्लाह सीरीज पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में सीरीज आने वाली है, फिर ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चले बेटा, 2014 का क्वेश्चन था, कॉइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव, जी क्या ख्याल है? वेरी गुड बेटा चार्ली, बेटा वेरी वेरी गुड जी, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, शाबाश बेटा। E naught value of standard copper half cell is plus 0.34 measured when it is connected with She. In this case the half reaction take place at She is G। जरा गौर से देखना आपने बेटा, देखिएगा अब कॉपर की प्लस 0.34 वोल्ट है, हाइड्रोजन की 0 है, किसकी वैल्यू ज्यादा, कॉपर की हाइड्रोजन की? किसकी ज्यादा? हाइड्रोजन की 0 है, कॉपर की प्लस 0.34 है, किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन की या कॉपर की? कॉपर की। तो कॉपर क्या बनेगा यहाँ पे? कॉपर विल बी कैथोड, हाइड्रोजन विल बी एनोड। एनोड पे क्या होती है हमेशा? बोलो बोलो यार, एनोड ऑक्सीडेशन। तो बेटा देख लो फिर इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन पे बेटा लागू होती है, जरा देख के बताएं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ, बोलो बोलो बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर आंसर बताएं जल्दी से, आंसर विल बी बीटा। बेटा हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो गया जी। बात समझ आ रही जनाब? चलूं आगे, बोलो बोलो बेटा। देखें उसने कहा जी कॉपर की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट है, हमने शी से कबल किया, शी से कबल किया जनाब। तो बेटा अब जरा मेरी बात सुन लो, मैंने सिर्फ ये बात बताई, भी यही तो पढ़ाया मैंने कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो हमेशा कैथोड बनता है, जिसकी कम वो एनोड बनता है। अब शी की वैल्यू 0 है यार, शी की वैल्यू 0, कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट है बेटा। अब बेटा इसमें से देखो ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज्यादा है, तो बेटा जो कम वाला वो एनोड बनता है और ज्यादा वाला हमेशा कैथोड बनेगा जी। ज्यादा वाला क्या बनेगा जी? कैथोड। और बेटा जी एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। बेटा आप इसमें देख लो ऑक्सीडेशन आप कौन सा दिया उसने? ऑक्सीडेशन की थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑप्शन या बीटा या डेल्टा में से थी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ तो गेन हो रहे हैं दोनों से केसेस में। बेटा यहाँ पे लूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन बीटा या डेल्टा। बेटा अब देखें बीटा इज द राइट चॉइस, क्योंकि बेटा हम एक्वस सोल्यूशन के साथ की मामलत करेंगे, तो आयनिक फॉर्म में एक्वस होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती, तो इसलिए बीटा इज द राइट चॉइस। बोले बोले शाबाश शाबाश, आगे चलना है, क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, बोलो ये डन। चलो जी आगे मूव करते हैं, एक और सवाल लेते हैं जी। ये सवाल बेटा जी आया था आपका 2015 एमडी कैट में, अभी मैंने आपके सामने लिखा भी पड़ा जी। स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स, जी क्या ख्याल है, क्या इक्वेशन बनेगी जनाब? अप्लाई करें अपना कॉन्सेप्ट जी। दोनों वैल्यूज दी हैं, कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा, ये मैंने आपके सामने लिखा पड़ा है जनाब, जल्दी बताएं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? सो गए हो यार तुम लोग जी। तो फिर क्या आंसर बनेगा बेटा? जिंक प्लस कॉपर आयंस प्रोड्यूसेस कॉपर प्लस जिंक आयंस जी। तो यस आंसर विल बी चार्ली। बेटा जिंक ने कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक चूंकि अबव है, कॉपर बेटा नीचे है, इट कैन डिस्प्लेसेस द कॉपर जी। कोई शक यहां तक हो तो बताएं, अदरवाइज मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, इसको मिटा के फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करने वाले हैं जी। बोले बोले जल्दी से, किसी को शक हो तो दूर कर ले, परेशान नहीं होना, घबराना भी नहीं है। हाँ ओके जी, रुक जाए, फिर मैं 1 मिनट का वक्फा ले रहा हूँ, फिर मिलते हैं आफ्टर 1 मिनट जी। ओके बेटे वेलकम बैक। लो जी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। बेटा बेटे कल हमने लास्ट टाइम गैल्वानिक सेल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और बेटा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, यानी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बेटा आज हम दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक ऐसा सेल है बेटा जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी यहां बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है जी। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो बिल्कुल मैट्रिक्स से आप इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते आ रहे हो यार,
मैं एक दो आपके लिए बनाता हूँ बेटा। एक वेसल ले लें, एक बीकर ले लें, जो भी आपका दिल करे उसको वेसल बोलें, उसको बीकर बोलें बेटा। उसके बाद उस वेसल में आपने जनाब दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं जी, एक कैथोड लगाना है, एक एनोड लगाना है जनाब। उनको बेटा इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर देना, दैट्स इट जी। और फिर इसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या जो भी लेंगे बेटा, उसका सोल्यूशन लेंगे। तो ये बेटा सिंपल सा सल है, यानी एक कैथोड है, दूसरा एनोड है जी। एक बेटा जी अगर मैं इसको कैथोड मान लूँ, ये एनोड मान लूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा मेरे पास, और ये एक वेसल है। तो दिस इज बेसिकली एन असेंबली और कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा बिल्कुल दो ही रिएक्शन यहाँ पे होने हैं, अगर आप याद रखो बेटा। कैथोड जो यहाँ पे बेटा हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है बेटा, गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है बेटा। यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होनी है जनाब। अच्छा प्लीज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव है, जब आप कैथोड बोलेंगे चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है या गैल्वानिक सेल का बेटा, उस पर हमेशा रिडक्शन होनी है। और बेटा जो एनोड है, एनोड चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव बेटा, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होनी है। ये बात आपने याद रखनी। बस थोड़ा सा फर्क मैंने बोला क्या जी, वहां कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ कैथोड नेगेटिव है। वहां एनोड बेटा नेगेटिव था, यहाँ एनोड पॉजिटिव है। ये बात भूलनी नहीं है आपने। लो जनाब, इसकी अगर वर्किंग की बात करूं तो कहता है हमारे पास जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, वैसे अगर बेटा मैं यहाँ पे कोई मेरे पास NaCl का बेटा पड़ा हुआ है मोल्टन फॉर्म में, बेटा दो ही आयंस होंगे, एक सोडियम आयन, एक बेटा जी क्लोराइड आयन। अब होगा क्या, चूंकि सोडियम पॉजिटिव आयन है बेटा, इट विल मूव टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, और यहाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी हो जाएगी रिडक्शन। बेटा क्लोराइड जो है ये बेटा जी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और यहाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और बनेगी क्लोरीन गैस, इससे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन जी। तो बेटा दो ही रिएक्शन होने हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, और यूं हमारे पास ये बन गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा यहां से सवाल बड़ा ही आसान है, पूछेगा व्हाट इज कैथोड, तो आप बताएंगे कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो हम बेटा कंबाइन करते हैं, बेटा जो ज्वाइन करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पे रिडक्शन होनी है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा एनोड क्या है, एनोड एक बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, यहाँ पे बेटा नेगेटिव आयंस आएंगे, और यहाँ बेटा हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होनी है। यहाँ से सवाल है, यहाँ पूछेगा कि प्रोडक्ट बताओ क्या है, तो बेटा प्रोडक्ट आपने याद रखना, अगर तो आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बेटा, अब प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते प्रेडिक्ट करना बेटा, दे आर वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। क्यों बेटा, हमारे पास दो ही चीजें होंगी, एक कैटाइन होगा एक एनाइन होगा। जैसे अगर देखें लेड ब्रोमाइड की बात करता हूं मोल्टन, तो इसमें लेड आइंस होंगे ब्रोमाइड आइंस होंगे बेटा। अगर मैं कहूं जी PbBr2, तो बेटा इसमें से दो आइंस निकलेंगे, एक लेड आइंस निकलेंगे एक ब्रोमाइड आइंस निकलेंगे बेटा। ये लेड आइंस के थोड़ भी जाके बेटा जी हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे, बनाएंगे लेड मेटल, और ये बेटा ब्रोमाइड आइंस एनोड भी जाके ऑक्सीडाइज होंगे, बनेगी ब्रोमीन गैस। बेटा बिल्कुल लेड और ब्रोमीन का प्रोडक्ट बेटा, जैसे NaCl की मिसाल ली, सोडियम और क्लोरीन का प्रोडक्ट। यानी बेटा जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन होगा, द प्रोडक्ट्स आर वेरी इजीली प्रेडिक्टेबल। क्यों, कोई रफड़ ही नहीं बेटा, एक ही कैथोड है एक ही एनोड है, और बेटा एक ही इसमें कैटाइन है एक ही एनाइन है, बेटा इजीली रिएक्शन हो गया। लेकिन 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 आइए अब इसका डिफिकल्टी बेटा डिस्कस करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। बेटा ये इजी नहीं है, कहता इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। क्यों बेटा, यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रिडिक्टेबल आमतौर पे नहीं होती, दे आर नॉट प्रिसाइजली प्रिडिक्टेबल। फिर सुनिए जी, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, अब प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रिडिक्टेबल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती बेटा, कहता है यहां पे इस केस में जो पानी है इट ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात नोट कर लो बेटा, क्यों प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि वाटर ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट जी। मैं मिसाल लेता हूं यार, मैं कहता हूं मेरे पास मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की है सोडियम नाइट्रेट की एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करनी बेटा मैंने। बेटा जैसे ही मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बने जा रही है बेटा, कैथोड पर, अभी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूं इसको डिटेल से, लेकिन बेटा सुनो, कैथोड पर बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस बननी है, और बेटा एनोड पर हमारे पास बेटा जी ऑक्सीजन गैस बननी है। यानी बेटा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किसकी की, सोडियम नाइट्रेट की, प्रोडक्ट क्या बन रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा ना सोडियम ने कुछ किया ना नाइट्रेट ने कुछ किया, बेटा प्रोडक्ट आपकी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है।
क्यों बेटा? उसकी वजह कहता है कि पानी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और बेटा पानी में टेंडेंसी है कि बेटा ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये बेटा रिड्यूस भी हो सकता है। फिर सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की तो कोई रफड़ नहीं है, एक केटाइन एक एनाइन, काम खत्म हो गया बेटा। लेकिन जब आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे तो अब इस केस में प्रोडक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होंगी बेटा। क्यों अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि पानी भी बेटा जी टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की भी और रिड्यूस होने की भी बेटा। अब प्रोडक्ट्स आपकी अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम नाइट्रेट की एक्वा सॉल्यूशन में बेटा, अब प्रोडक्ट के थोड़ पे सोडियम नहीं हाइड्रो निकल रहा है और यहाँ नाइट्रेट नहीं बल्कि ऑक्सीजन बेटा निकल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं बेटा। ऐसा क्यों? उसकी वजह मैंने बताई कि पानी में टेंडेंसी है ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता और रिड्यूस भी हो जाता है। इन अदर वर्ड्स मैं कहना चाहता हूं जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यूज करते हो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे मैं अगर इसकी मिसाल लूं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, एक सोडियम नाइट्रेट भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और एक वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। देयर टू इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, वाटर आल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट जी बेटा। ये देखिएगा मैंने जैसे यहाँ पे केस डिस्कस किया, ये आपके सामने बेटा। जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रोलाइट कौन से, एक जो आपने यूज किया सोडियम नाइट्रेट, दूसरा वाटर। अब बेटा दो केटाइंस हैं, एक सोडियम नाइट्रेट से आया, एक हाइड्रोजन आयन आएगा बेटा फ्रॉम द वाटर। एनाइंस भी दो हैं, एक नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट से आया और हाइड्रोक्साइड फ्रॉम वाटर। तो बेटा पहले क्या था मोल्टन में, एक ही केटाइन एक ही एनाइन, केटाइन के थोड़ पे एनाइन एनोड पे डिस्चार्ज हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दो केटाइंस हैं दो ही एनाइंस हैं बेटा। अब बेटा कोई एक जाएगा, दोनों में बेटा अब जंग छिड़ गई, ये कहता है मैंने जाना, ये कहता है मैंने जाना है, ये कहता है मैंने जाना, ये कहता है मैंने जाना, ये कहता है मैंने जाना, ये कहता है मैंने जाना है बेटा। एक जंग छिड़ गई। अब बेटा दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे कभी भी नहीं बेटा, कोई एक डिस्चार्ज होगा। सोडियम और हाइड्रोजन से एक डिस्चार्ज होना है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्चार्ज हुआ बेटा। फिर नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में एक डिस्चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे बेटा हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ अब बेटा प्रोडक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है बेटा, नॉट इजीली टू प्रेडिक्ट। कहता है जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो तो जो डिस्चार्ज होना है उसका नाम होता है सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। उसका नाम होगा जी सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज बेटा। वेन एवर वी यूज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द डिस्चार्ज इज नॉट इजी, the discharge is complicated and this is said to be selective or preferential discharge बेटा। क्या मतलब? ये selective discharge तीन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, position of ion in electrochemical series। नंबर टू, concentration of ions। तीसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये मैं डिटेल से तीनों फैक्टर बेटा फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। मेरी बात अपने गौर से सुनिए, मैं तीनों डिटेल से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपको बुक में पढ़ाए हैं लेकिन उस डिटेल से नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। बुक में इसने टेबल दे दिया है, वो टेबल आपने टेबल 10.1 ए 10.1 बी वगैरह दो टेबल है, लेकिन बेटा मैं टेबल्स पे नहीं आऊँगा, मैं आपको इन फैक्टर्स को डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पहला फैक्टर देखते हैं, पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट वफा लूँगा, ये बोर्ड मिटा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा बोर्ड दोबारा भरना है मुझे एक दफ़ा में। तो जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लूँगा ताकि बेटा फिर मैं फैक्टर्स आपको पढ़ा सकूँ जी। वेलकम बैक बेटा, मेरी आवाज़ आ रही बेटे? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। यहाँ तक मसला तो पूछो यार, फिर मैं अब मेन कॉन्सेप्ट पे आने लगा। फिर बोलो बोलो, चलूँ आगे? ओके जी, पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा प्लीज इसके लिए बहुत सी निमोनिक्स है मार्केट में, हर टीचर मुख्तलिफ बनाता है, पर मैं चूंकि ओ लेवल्स पढ़ाता हूँ तो मैं उनकी बुक है जी हमारे पास, उसमें से इस निमोनिक्स हमेशा लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी निमोनिक है जो मुझे याद भी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। याद कर लीजिए तो बड़ी अच्छी बात है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिख रहा मैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपकी बहुत सी चीज़ों में काम आएगी। एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी यूज़ कर सकते हो। निमोनिक्स ये बेटा हमने पढ़ी थी, इसमें कहता प्लीज सेंड cats, monkeys and zebras in the large high cage make safe gold padlock। लो जी,
ये निमोनिक से बेटा। वैसे सीरीज बहुत ले, बस आपको इतनी याद है, समझ लो आपके एमडी कैट के सारे काम खत्म हो गए इसमें से बेटा। प्लीज से आपने पोटाशियम ले लेना है, सेंट से आपने सोडियम बना लेना है, कैट का मतलब कैल्शियम है, मंकी मैग्नीशियम है, एंड एल्यूमिनियम है, जिब्रा जिंक है, इन आयरन है, टी टिन है, लार्ज लेड है जी बेटा, हाई हाइड्रोजन है, केज कॉपर है, मेक मरकरी है जी। उसके बाद बेटा जी मरकरी के बाद हमारे पास सेव सिल्वर है, गोल्डी है और पेडलॉक प्लेडियम है जी बेटा। ये इतनी सी सीरीज भी अगर आपने याद कर ली तो समझ लो आपका काम एमडी कैट का सोल्व। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, मैंने पता ये रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन ये शॉर्ट वर्जन है यार, इसको याद कर लो। अच्छा अब बेटा अगर ये भी याद नहीं तो बाहर में जाए यार, ना याद हो क्या हो जाएगा, कोई तूफान तो नहीं आएगा। मैं आपको अभी भी और आसान बात करूंगा, लेकिन पहले आइए मुझे जैसे पढ़ाया गया था मैं वो तरीका इस्तेमाल करूंगा, मुझे अच्छा लगता है वो तरीका। मुझे कहा गया था हबीब साहब, मैंने कहा जी सर, उन्होंने कहा बेटे याद रख लो ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये एक रेसलर है। मैंने कहा वेरी गुड सर। उसने कहा ये हमारे पाकिस्तान में गुजरांवाला का इलाका है जी, ये वहां का रेफर, ये वहां का गुजरांवाला ऐसे लिखते हैं जी, ये वहां का रेसलर है। मैंने कहा जी सर। कहते हैं ये बाकी तमाम मुल्कों का रेसलर है, चाइना, जापान, इंडिया वगैरह 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 वगैरह। मैंने कहा ओके सर। उन्होंने कहा मैंने गुजरांवाला के रेसलर से पूछा ओ भाई फाइट करोगे? कहता क्यों नहीं, मैं पहलवान हूं, फाइट करना मेरा काम है। तो बेटा इस पहलवान की मैंने इस मुल्क के पहलवान से बेटा लड़ाई करवा दी, पोटाशियम से लड़ाई कराई बेटा, सोडियम से, कैल्शियम से बेटा। ये गुजरांवाला पहलवान बड़ा ही तगड़ा निकला पाकिस्तानी। इसने कहा ये सारे मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है मैं इन सब पहलवानों की छुट्टी करवा दूंगा, इनको हरा दूंगा बेटा। इसने इन सब पहलवानों की छुट्टी कर दी। मतलब क्या छुट्टी करने का? ओ भाई मैं आसान वर्ड में बोलने जा रहा हूं यार, कोई लंबी चौड़ी मैंने कहानी नहीं डालनी। कहता है अगर हाइड्रोजन का मुकाबले में ये आ जाए तो बेटा ये कभी डिस्चार्ज नहीं होंगे, हमेशा हाइड्रोजन होगा। तो फिर सुन लो, मैं इजी वर्ड से बोलूंगा, वो तमाम इलेक्ट्रोड्स दैट आर अबव हाइड्रोजन इन सीरीज, बेटा वो तमाम इलेक्ट्रोड जो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, दे डू नॉट डिस्चार्ज इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। प्लीज फिर सुन लो बेटा, वो तमाम इलेक्ट्रोड्स जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं बेटा सीरीज में, वो कभी भी हाइड्रोजन के मुकाबले में डिस्चार्ज नहीं होंगे, हाइड्रोजन उनके मुकाबले में प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। यार ये बात पहले पढ़ी बेटा, मतलब मैंने कहा हाइड्रोजन कहता मैं जीत गया हूं भाई, ये कोई नहीं मुझे हरा सकता। तो बेटा हाइड्रोजन डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली in comparison to all the electrodes that are above hydrogen in electrochemical series जी। अच्छा मैंने कहा वेरी गुड हाइड्रोजन, शाबाश। इनसे मुकाबला करोगे? कहता नहीं मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता मैं हार गया। मैं कहा मुकाबला करे बगैर ही? कहता भाई ना हार गया। मैं कहा क्यों? कहता है भाई अमेरिका से पहलवान ने। मैं कहा फिर? कहता है मैं ना हारूंगा तो पीछे मेरी गोली बच जानी, तो मैं आप ही हार गया, तो मैंने इनसे लड़ाई नहीं करी, मैं इनसे हार गया। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, मैं इजी लैंग्वेज में बता रही, मेरे सर के वर्ड से मैंने वो बेटा उनको मैं हमेशा ऑनर करता हूँ। उन्होंने कहा था बेटे याद कर लो वो तमाम इलेक्ट्रोड्स जो अबव हाइड्रोजन होंगे वो कभी हाइड्रोजन मुकाबले में डिस्चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मैंने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा है यार, थोड़े कम कर दो। तो सर ने कहा एफएससी एमडी कैट तक की बात करूं? मैं कहा करें सर। उन्होंने कहा ये बात फिर पल्ले बांध लो, लिख लो बेटा, अगर हाइड्रोजन का मुकाबला कॉपर से आ जाए या सिल्वर से आ जाए, एफएससी में एमडी कैट बस यही दो आते हैं यार, मुझे 25 साल हो गए हैं, इससे बाहर कभी नहीं आया। कहता तो फिर याद रखना ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होंगे, इसके अलावा हाइड्रोजन को आप जिससे मर्जी करवा लो बेटा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। मैं बेटे ख्याल से बात क्लियर कर पाया कि नहीं कर पाया? बोले बोले जल्दी से बोले बोले बोलो यार, क्लियर? अच्छा फिर मुझे जवाब दो, सोडियम हाइड्रोजन कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन। जिंक हाइड्रोजन कौन डिस्चार्ज होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कौन डिस्चार्ज होगा? कॉपर हाइड्रोजन कौन डिस्चार्ज होगा? सिल्वर हाइड्रोजन कौन डिस्चार्ज होगा? सिल्वर हाइड्रोजन से कौन डिस्चार्ज होगा? सिल्वर हाइड्रोजन में से सिल्वर। तो बेटा जी मैंने आपको बिल्कुल वो ट्रिक बता दी, मेरे सारे में सिखाया था और बड़ा कमाल सिखाया था, मैं अभी भी उनको ऑनर करता हूँ बेटे। प्लीज ये होगी सीरीज किस चीज की बेटा जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज बेटा। आइए अब मेरे पास क्या था, सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल बेटे, वापस जा रहा हूं आपके लिए सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल वापस बेटे। अब देखिएगा यहाँ पे केटाइन से सोडियम और हाइड्रोजन, ये मुझे बताइएगा इनमें से कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होने वाला है? जल्दी बताओ शाबाश। हाइड्रोजन और सोडियम? हाइड्रोजन बेटा। तो बिल्कुल इक्वेशन याद कर लो, 2H2 प्लस इलेक्ट्रॉन मेकिंग H2 बेटा, दिस इज द रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। अच्छा
ये सीरीज में सर ने सिखाई बेटा। फिर एनाइंस की बात करें तो एनाइंस में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेट है और हाइड्रोक्साइड है। मैं ओ लेवल्स की क्लास पढ़ा रहा था, O3 की फाइनल ईयर की क्लास पढ़ा था बेटा, ओ लेवल्स की, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े जोशो खरोश से। मैंने कहा बेटा जी सीरीज दिखा मैंने बहुत बड़ी सी। एक बेटी कहती सर क्या हो गया आपको? मैं कहा क्यों? कहती छोड़ो सर मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं कहा पढ़ाओ बेटी। कहती कभी वीडियो गेम खेली है? मैं कहा नहीं। कहती तो खेला करो यार, क्यों नहीं खेलते? मैंने कहा ओके बेटी बताओ। कहती आसान सा नाम याद कर लो, तुम्हें एनाइंस की सीरीज याद हो जाएगी। ये सीरीज केटाइंस की सिंपल एनाइंस की लिस्ट से मुझे उस बेटी ने पढ़ाया, मैं उस बेटी को हमेशा ऑनर करता हूँ। उसका नाम नहीं लूंगा, वैसे बताता हूँ बेटा। उसने कहा सर याद कर लें एफसोनिक बायोजी, एफसोनिक बायो। इस बेटी ने कहा सर एफसोनिक बायो याद करें। मैं कहा बेटी करवा दो याद। कहती एफ से फ्लोराइड, सो से सल्फेट, एन से नाइट्रेट, सी से क्लोराइड, बी से ब्रोमाइड, आई से आयोडाइड और ओ से हाइड्रो ऑक्साइड। ये उस बेटी ने याद करी। उसके वर्ड कुछ और थे, वो इंग्लिश नहीं बोलती। फ से फ्लोराइड, स से सल्फेट, न से नाइट, उसे वो इंग्लिश अपनी सी, मैंने वो नहीं आती बेटा। उसने मुझे ये सीरीज सिखाई एनाइंस की। उसने कहा सर याद कर लें। मैंने कहा क्या? डाउन द सीरीज बेटा डिस्चार्ज इंक्रीज करता है। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब? कहती है जब भी हाइड्रोक्साइड आ गया किसी एनाइन ने डिस्चार्ज ना, हमेशा हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा। मेरी बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी? उस बेटी ने कहा बेटे सर याद कर लें जब भी हाइड्रोक्साइड आ गया तो इनके मुकाबले में किसी एनाइन ने डिस्चार्ज ना, हमेशा कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रो ऑक्साइड। याद देगा यार? बोलो बोलो जी। इंक्रीज डिस्चार्ज इंक्रीज करता है। डिस्चार्ज इन, ये माइक बंद करो पीछे से अपना। डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द सीरीज रादर। तो बेटा फिर यहां से नाइट्रेट नहीं होना, क्या डिस्चार्ज होगा? बोलो यार, हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा उसकी इक्वेशन देखो, याद कर लें 4OH नेगेटिव प्रोड्यूसेस 2H2O प्लस OH नेगेटिव प्लस O2 रादर, प्लस O2 और साथ में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इक्वेशन एट द एनोड जी। तो बेटा नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होना, नाइट्रेट डिस्चार्ज नहीं होना। तो बेटा अब अगर मैं आपसे पूछूं सल्फेट और हाइड्रोक्साइड कौन डिस्चार्ज होगा? बोलो बोलो। हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड और बेटा हाइड्रोक्साइड कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड। बेटा इन सब के मुकाबले में हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड ने डिस्चार्ज होना है, कोई शक? बेटा ये पहला पॉइंट हो गया, पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आइए अगर बेटा मैं थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स को दिखाऊं तो मैंने अभी बेटा आपसे बात की, इसी रेफरेंस से ये स्लाइड आ गई बेटा। हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड इन कंपैरिजन टू सोडियम आयंस जी, और एनोड बेटा हाइड्रोक्साइड आयन विल डिस्चार्ज इजीली एज कंपेयर टू नाइट्रेट जी। मैंने दोनों इक्वेशंस भी आपके सामने मेंशन कर दी हैं। अच्छा ये तो खैर पहला पॉइंट हो गया। अब आइए बेटा मैं बात करूंगा सेकंड, हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की बात करने जा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की बात करूंगा। प्लीज 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 एक बात मेरी सुन लो यार, वैसे मैं गलत पढ़ाने लगा हूं लेकिन आपके एमडी के क्लास में जो 100% से पढ़ा रहा हूं यार, तुम लोग इस चीज को 100% मान के याद कर लेना। लिखो इस बात को, अप्लाई द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओनली ऑन एनाइंस। लिखो इस बात को, शाबाश लिख रहा हूं, जल्दी बोलो, लिखो लिखो। apply effect of concentration only on anions, ठीक है? लिख लिया? जवाब दो। ओके बेटे अब सुनिए मेरी बात, सिर्फ और 3 आयंस पे अप्लाई करना है, 3 आयंस पे, एक क्लोराइड पर, एक ब्रोमाइड पर, एक आयोडाइड पर। मैं यूं कहूंगा बेटा, if solution is concentrated, देखो इस बात को, if solution is concentrated then chloride or bromide or iodide, if solution is concentrated then chloride or bromide or iodide will discharge preferentially in comparison to hydroxide ion जी। सिर्फ 3 आयंस की बात की है मैंने, और किसी की बात नहीं कर रहा। अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट आ जाए फिर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज नहीं बल्कि क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा। प्लीज मेरी बात सुन लें अब। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा फ्लोराइड, सल्फेट
और नाइट्रेट ये किसी भी सूरत में डिस्चार्ज नहीं होने, चाहे सोल्यूशन डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, अगर सोल्यूशन बेटा कॉन्सेंट्रेटेड आ गया तो फिर क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड, और अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो फिर बेटा जी कोई सूरत हाल नहीं, डाइल्यूट की फॉर्म में हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होना है। याद कर लो यार, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है कोई और एनायन डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड। किस शक्ल में? ऑक्सीजन गैस की शक्ल में। लेकिन अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड आ गया बेटा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड डिस्चार्ज होंगे, और कुछ डिस्चार्ज नहीं होना। ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो यार। अब मेरी बात सुनिए गौर से, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिख ली बेटा। एक है डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट का वर्ड आ गया यार, डाइल्यूट का वर्ड आ गया बेटा। NaCl डाइल्यूट है तो देखिए इसमें से दो होंगे बेटा, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव बेटा, इसके बाद OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। बेटा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो भैया मुझे बताओगे क्या डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, सोडियम या हाइड्रोजन? बोलो बोलो। हाइड्रोजन हमेशा, क्योंकि हमेशा बेटा इसी ने होना है, कोई इसमें कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट सिर्फ एनोड पे आना है बेटा, एनायंस पे आना है। अच्छा अब बोलो हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड? डाइल्यूट सॉल्यूशन है हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड बेटा, ये आपके सामने मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा लेकिन बेटे मेरी बात सुनो, अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, लेट अस कंसीडर, तो बेटा अब जरा देखिएगा कि थोड़ पे वही रहना, हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होना है, लेकिन बेटा अब एनोड पे हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि क्या डिस्चार्ज हो रहा है? बोलो जी, क्लोराइड। शाबाश। तो बेटा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आपने सिर्फ तीन चीजों पर अप्लाई करना है, क्लोराइड पे, ब्रोमाइड पे और आयोडाइड पे। एम आई क्लियर? अच्छा मैं आपसे बात करता हूं, सुनो गौर से, पेपर में सवाल आता है जी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी मुझे NaCl एक्वस की, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है बेटा जी, क्या मतलब है इसका? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? कुछ नहीं लिखा उसने, ना डाइल्यूट ना कॉन्सेंट्रेटेड। क्या 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 मतलब लोगे इसका? बोलो बोलो। डाइल्यूट। अच्छा जी, नहीं बेटे ऐसा नहीं है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वस का वर्ड आ जाए बेटा इसका मतलब होगा कॉन्सेंट्रेटेड। जी प्लीज आपने बोलना नहीं है। डाइल्यूट के लिए उसको डाइल्यूट लिखना पड़ेगा यार, वो चाहे कॉन्सेंट्रेट लिखे ना लिखे, एक्वस का मतलब यहां पे आपने कॉन्सेंट्रेट लेना है। जब भी डाइल्यूट इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेट, यहां यूं लिख दे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जी, तो बेटा दोनों का मतलब एक ही है। हाँ जब डाइल्यूट का सवाल करेगा डाइल्यूट लिखेगा, अदरवाइज सवाल नहीं कर सकता। और बात पहले पढ़ी। टाइम हो चुका जी। अच्छा कल इसका टेस्ट तो नहीं है आपका भी, ये बताया मुझे, एसओएस में टेस्ट तो नहीं इसका? चलिए जी बहरहाल इसका छोटा सा पोर्शन अभी रह गया है, इसमें बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। टेस्ट कल अगर है तो इसकी फिर डिस्कशन हम परसों ले जाएंगे, टेस्ट आप ले लीजिएगा। कल मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करके अगला टॉपिक साथ शुरू कर दूंगा, क्या ख्याल है? ठीक है? कल इंशाल्लाह मैं इसका जो थोड़ा पोर्शन है कि 10-15 मिनट की डिस्कशन भी टाइम जो खत्म हो गया है, तो फिर मैं वो कल करके डिस्कशन अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा, टेस्ट की डिस्कशन परसों कर दूंगा। ठीक है बेटे? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।